हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 3 है। होपफुली आज लास्ट पार्ट होगा। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी। अब लास्ट में दो टॉपिक बचते हैं, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन और उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर। तो स्टार्टिंग में न्यूक्लियर फिजन। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन बच्चों? व्हेन अ बिगर न्यूक्लियाई ब्रेक्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। एक बड़ा न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई ब्रेक हो जाता है। कैसे होता है वो देखेंगे अभी। तो उस ब्रेकिंग को कहते हैं फिजन। फिजन मतलब बटना, तो फिजन कहते हैं। और इट वॉज डिस्कवर्ड इन यूरेनियम। इसको ढूंढा था यूरेनियम में। किसने? साइंटिस्ट थे ओहा और एफ स्ट्रेसमैन। ओहा को याद रखना बहुत आसान है। ओहा ने ढूंढा था और एफ स्ट्रेसमैन ने ढूंढा था। ठीक, अब ये न्यूक्लियर फिजन की क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज चेन रिएक्शन, देखा जाए जरा। अब क्या हुआ कि यूरेनियम 235 में जब एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराते हैं, टक्कर मारते हैं, तो यूरेनियम तो जो यूरेनियम जब स्ट्राइक करता है, न्यूट्रॉन जो स्ट्राइक करता है यूरेनियम 235 पे, तो इट प्रोड्यूसेस बेरियम एंड क्रिप्टन 92 और साथ में 3 न्यूट्रॉन और रिलीज होते हैं। एंड इट आल्सो रिलीज एनर्जी 179.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होती है यहाँ न्यूक्लियर फिजन। नाउ व्हाट हैपेंड टू दीज 3 न्यूट्रॉन्स? तो इसमें बोला जाता है कि इफ ड्यू टू द 3 न्यूट्रॉन्स लिबरेटेड, इफ इट रिमेन अनकंट्रोल्ड, तो अगर ये अनकंट्रोल्ड रहेगा तो आगे 3 न्यूट्रॉन और कोलिजन करते जाएंगे और उससे क्या होगा? इट लीड्स टू अ चेन रिएक्शन। यानी देखिए बच्चों, न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम को स्ट्राइक किया, KrBa प्रोड्यूस हुआ, 3 न्यूट्रॉन निकले। 3 न्यूट्रॉन ने फिर एक यूरेनियम को स्ट्राइक किया, फिर KrBa प्रोड्यूस हुआ, फिर हर एक में 3 न्यूट्रॉन निकले और ये 3 न्यूट्रॉन फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये अनकंट्रोल्ड जो रिएक्शन बनता जा रहा है ड्यू टू द फिजन, दिस इज कॉल्ड एज चेन रिएक्शन। और अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो चेन रिएक्शन होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, न्यूक्लियर फिजन अगर अनकंट्रोल्ड होगा तो चेन रिएक्शन रिजल्ट करेगा, लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो उसको हम यूज करते हैं रिएक्टर में। यानी कंट्रोल्ड फिजन, कंट्रोल चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फिजन अगर हम यूज करें टू जनरेट एनर्जी, तो उसको यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बच्चों थ्योरेटिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चंस पे आ चुके हैं कि किसका क्या यूज होता है। तो इसी तरह से इस डायग्राम को देखते हुए इसमें लिस्ट कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। तो देखिए बच्चों, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का एक सिंपल सा डायग्राम है। ये आपका एक कंक्रीट चैम्बर है। इस कंक्रीट चैम्बर के अंदर सारी चीजें हैं। ये जो हमारी इस तरह से बने हुए हैं, ये हमारे फ्यूल हैं। दिस फ्यूल मतलब मेन चीज ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, दे कैन बी यूरेनियम और दे कैन बी प्लूटोनियम वगैरह वगैरह। तो अगर हम देखें इसको, तो ये जो फ्यूल है हमारा, ये किसी चीज में ऐसे डूबा हुआ, तो बच्चों ये कहलाता है मॉडरेटर। मॉडरेटर कैन बी हैवी वाटर और ग्रेफाइट। ठीक, अब इनका क्या क्या यूज हो देखते जाएंगे। ये कुछ रॉड्स आपको यहां दिखाई पड़ रही है जो बाहर और अंदर खींची जा सकती हैं, इन्हें कहते हैं कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स आप किसकी बना सकते हैं? कंट्रोल रॉड बोरॉन की हो सकती हैं, कैडमियम की हो सकती हैं या हैफनियम की हो सकती हैं। कंक्रीट चैम्बर के अंदर ये है। अब देख रहे हैं इसके अंदर एक ट्यूब में एक लिक्विड को पंप किया जा रहा है। तो ये लिक्विड बच्चों है कूलेंट। ये मेन आपका पार्ट है। मेन पार्ट का मतलब इट इज द कैरियर जो यहां पे जनरेटेड हीट एनर्जी को क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा। हीट एनर्जी यहां से एब्जॉर्ब होगी जो फिजन रिएक्शन के कारण पैदा हो रही है, और वो हीट एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये कूलेंट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कहां जा रहा है? ये जा रहा है इस चैम्बर में, इसको हम कहते हैं बॉयलर। जब ये बहुत ज्यादा हीटेड कूलेंट इसके अंदर गया, तो ये बॉयलर के अंदर मौजूद वाटर जो था, पानी, वो एकदम से हीट अप हो गया और यहां पे प्रोड्यूस होती है सुपर हीटेड स्टीम। ये प्रोड्यूस हो रही बच्चों हीट, सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम मतलब होता है वो स्टीम जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए। और इस सुपर हीटेड स्टीम को हम बच्चों पास करते हैं अनदर चैम्बर में, जहां पे लगी हमारी टरबाइन। और ये सुपर स्टीम, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, स्टीम इस टरबाइन को रोटेट कराती है। रोटेट कराने से हमारी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी हमारा पर्पस सॉल्व हो गया कि हमने हीट एनर्जी को फाइनली किसमें कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये सुपर स्टीम यहाँ जब एनर्जी लॉस कर देगी बच्चों, तो ये कूल डाउन हो जाएगी। कूल डाउन होकर के वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी पानी में और फिर से बॉयलर में आकर के मिल जाएगी। तो ये साइक्लिक मैनर में स्टीम
आज बनती रहती है और टरबाइन को घुमाती रहती है। स्टीम बन किस वजह से रही है? स्टीम बन रही इस हीट से। हीट किसने कौन लाया? हीट लाया कूलेंट। कूलेंट बच्चों क्या हो सकता है? कूलेंट कैन बी वाटर। नॉर्मली वाटर यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं हीलियम, लिक्विड हीलियम और लिक्विड CO2। these are used as coolant as a heat carriers। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस हुआ। फिर से देखें क्या हुआ। कंक्रीट चैम्बर के अंदर, मॉडरेटर के अंदर, ग्रेफाइट या हैवी वाटर के अंदर ये फ्यूल रखे गए हैं। फ्यूल के इज यूरेनियम, जाहिर सी बात है रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, तभी फ्यूजन रिएक्शन होगा। कंट्रोल रॉड्स लगी हुई हैं, यहाँ फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, हीट को कूलेंट ने कैरी किया, कैरी करके बॉयलर में गया, बॉयलर में पानी गर्म हुआ, गर्म होकर सुपर स्टीम बनी, स्टीम ने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन घूमी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। ये तो इसका सिंपल सा वर्किंग। अब कौन क्या करता है, ठीक है, देखते हैं कंट्रोल रॉड का काम क्या है। तो जो देखा हमने कंट्रोल रॉड्स किस किस की हो सकती हैं? कंट्रोल हो सकती हैं बोरॉन की, कैडमियम की या हैफनियम की। इनका काम क्या है? ये जो 3 न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब में 2 के एब्जॉर्ब कर लेंगी, उसमें से 1 न्यूट्रॉन रह जाता है जो आगे स्ट्राइक करता है। तो इस तरह से इसने क्या किया? चेन रिएक्शन को रोक लिया। चेन रिएक्शन अब नहीं हो पाएगा। मॉडरेटर क्या करता है बच्चों? मॉडरेटर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देता है, यानी उसकी एनर्जी रिड्यूस करता है। और एनर्जी बच्चों बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। कितनी? इट रिड्यूसेस फ्रॉम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू, कितनी ज्यादा थी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितनी होगी बच्चों? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना स्लो डाउन कर देता है। इससे एब्रप्ट रिएक्शंस पैदा नहीं होते। तो दीज आर द 2 मेन थिंग। और फ्यूल तो मेन है ही, फ्यूल के अलावा कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर का यूज याद रखेंगे। देखो बच्चों, फ्यूजन, फ्यूजन इज व्हाट व्हेन 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज, यानी कंबाइन, फ्यूज का मिल जाना, कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की टिपिकल इक्वेशन क्या है बच्चों? ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम के मिलने से बनता है हीलियम और साथ में निकलती 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी। दिस इज द टिपिकल इक्वेशन जो होती है इक्वेशन एट द सन। सन पे जो हीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है वो इसी इक्वेशन के अंडर हो रहा है। तो बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए 2 न्यूक्लियर आपस में कंबाइन कर रहे हैं और हमको मालूम है 2 न्यूक्लियर जो होंगे या कोई भी न्यूक्लियर पॉजिटिव होता है, एंड व्हेन दे आर कंबाइनिंग टुगेदर तो दे आर अपोजिंग द रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बहुत बड़ा कूलाम्बियन फोर्स ओवरकम करना पड़ता है। इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो उसका कुछ डाटा देख लो और उसके बाद देखेंगे कि फ्यूजन इसी वजह से अर्थ पॉसिबल नहीं हो पाता। न्यूक्लियर फ्यूजन में to overcome very high Coulombian repulsive force, energy of the order of 1 mega electron volt is required। और ऐसा होने के लिए the temperature required आपका हो जाता है 10 की पावर 8 केल्विन। 10 की पावर 8 केल्विन इज अ वेरी हाई टेम्परेचर। और इतना हाई टेम्परेचर कहाँ पॉसिबल बेटा? कहाँ पे? एटमॉस्फेयर ऑफ सन पे ये पॉसिबल है। इस वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थ पे पॉसिबल ना होके सन पे रहता है। और इतने हाई टेम्परेचर पे बच्चों एक छोटी सी बात ये है, इतने हाई टेम्परेचर पे वहां की जो गैसियस स्टेट है वो गैसियस स्टेट कहने लगती है प्लाज्मा स्टेट। दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा स्टेट। और ये प्लाज्मा वो चीज है जहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट, इस प्लाज्मा में ही ऐसा होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो बच्चों 3×8 है उससे भी ज्यादा हो जाती है। प्लाज्मा स्टेट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन 3×8 मीटर पर सेकंड। वैक्यूम से ज्यादा स्पीड इसमें रहती है, किसमें? प्लाज्मा स्टेट में रहती है। ठीक। दूसरी बात, प्लाज्मा को कन्फाइन इसलिए कर लेता है सन क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बाकी इसमें और क्राइटेरिया, लॉसेंस क्राइटेरिया भी आता है पर वो सब सिलेबस में है नहीं। बस आप उसकी इक्वेशन, टिपिकल इक्वेशन याद रखें। टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट करती है। और जब वेलोसिटी 3×8 से ज्यादा हो जाएगी तो बच्चों इसका म्यू हो जाएगा लेस देन 1, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लाज्मा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्या हो जाएगा? लेस देन 1। यानी एयर के लिए 1 होता है, बाकी किसी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है। एयर या वैक्यूम के लिए 1 होता है और प्लाज्मा ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम होता है। ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पे, इनको देखते हैं। क्वेश्चन देखें इस एग्जाम्पल में क्या रहा है, देखें बच्चों इसी तरह के नॉर्मल क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे तो हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे, आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे। An atom of mass number 15 and atomic number 7 capture an alpha particle and then emits a proton. The mass number and atomic number of the resulting atom will be, यानी कि
एटम ने जिसका मास में 15 है, एटम नंबर 7, उसने एक अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद फिर एक प्रोटॉन एमिट किया। तो हम पहले एलिमेंट का नाम कुछ भी नहीं दिया, लिख लेंगे क्या दिया, 15 और 7, 15 और 7। इसने एब्जॉर्ब किया हीलियम पार्टिकल +42, क्या रिलीज किया हमको मालूम है, प्रोटॉन यानी H11। तो जाहिर सी बात है दोनों तरह इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बच्चों देखें 15 4 19 हो गया और एक इसके पास है, तो जाहिर सी बात है यहाँ कितना होना चाहिए, 18, तभी 18 और एक 19 हो पाएगा और 15 4 19 सेटिस्फाई होगा। इधर देखें 7 2 9, एक इसके पास, तो जाहिर सी बात है हमें क्या होना चाहिए, 8, तभी तो 8 और 1 9, 7 2 9 सेटिस्फाइड होगा। तो हमारा मास नंबर और अटैक नंबर क्या होना चाहिए बच्चों, 8 18 और 8। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। सिंपल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते चलेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, when an electron is emitted from nucleus then its neutron proton ratio क्या होगा। न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या होगा। तो बच्चों याद होगा तुम्हें, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव बीटा, और इसका एमिशन जब होता है तो अंदर क्या हो रहा था, ये कब होता है, जब n/p रेशियो बच्चों क्या था आपका >1, जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा था। जब n/p रेशियो मोर देन 1 है, जिसका मतलब यहाँ हमने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन यानी न्यूट्रॉन हो जाता है कम और प्रोटॉन हो जाता है ज्यादा। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, याद होगा आपको। और इसी इलेक्ट्रॉन को हम कहते थे बच्चों नेगेटिव बीटा डीके, इसको ऐसे दिखाते थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा n कम हो गया, p बढ़ गया, तो हमारा n/p रेशियो क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे हम, ए ऑप्शन लगाएंगे। अचानक से मन में आता है कि रिमेन सेम बोल दे, तो बच्चों याद रखो क्या रिमेन सेम था, याद रखो ए रिमेन सेम। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो सेम नहीं रहता, ए रिमेन, मास नंबर रिमेन सेम। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के एमिट होने से मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि n/p रेशियो बच्चों क्या जाता है, >1 से थोड़ा सा कम हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सैंपल्स ऑफ रेडियम ईच ऑफ मास 1 mg अनदर इज 0.1 mg आर टेकन टू स्टडी द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखिए बच्चों इसकी लैंग्वेज को ध्यान समझना, अल्फा पार्टिकल फोकस करवा रहा है। It will be observed that पहला कह रहा है कि both samples will emit the same number of alpha particles। दूसरा कह रहा है 1 mg will emit 10 times more than 0.1 mg 0.1 mg से ज्यादा। 1 mg radium will emit 10 times the number of particles as compared to 0.1 mg। तीसरा कह रहा है alpha particle emission is independent of mass of samples। चौथा कह रहा है 0.1 mg of radium will emit 10 times more than the 1 mg sample। तो बच्चों यहाँ पे जानकारी ना होने के कारण कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि हाँ सेम ही होगा, दोनों रेडियम तो है, दोनों की हाफ लाइफ सेम है वगैरह वगैरह। पर बच्चों आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि रेट चाहे कोई भी हो, चाहे अल्फा पार्टिकल का रेट हो, चाहे बीटा का, चाहे कोई भी रेट बच्चों इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो नंबर अभी बच गए, इंस्टेंटेनियस नंबर जितना है, जितना ज्यादा नंबर था उतना ज्यादा रेट था, कम नंबर है कम रेट है, एंड सो ऑन। तो जिसका जो मास 1 mg है और जिसका मास 0.1 mg है, तो जाहिर सी बात है 1 mg जो है 0.1 mg से 10 गुना है। तो अगर ये इसका 10 गुना है तो आपका रेट भी क्या होगा, 10 गुना। तो हमारा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि 1 mg because 1 mg is 10 times of 0.1 mg, so its rate will also be 10 times as compared to 0.1 mg। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल डिक्रीजेस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी I0 इन अ पीरियड ऑफ 9 years। आफ्टर 9 years मोर, 9 साल बाद और इट्स एक्टिविटी वुड बी सेम I0/2 वगैरह वगैरह। तो बच्चों ध्यान से देखें यहाँ पे टर्म बार बार आपको मिलेगा एक्टिविटी की इंटेंसिटी। तो इसमें लगता है कि हमने तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का डिक्रीज पढ़ा है, नंबर न्यूक्लियाई का डिके पढ़ा है, तो इसमें क्या रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है आपको बच्चों, n बराबर n0 e पावर माइनस लैम्डा टी जैसे यूज करते हो, रेट ऑफ एक्टिविटी r नॉट n e पावर माइनस लैम्डा टी, या एक्टिविटी a बराबर a नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, या एक्टिविटी की इंटेंसिटी I बराबर I नॉट e माइनस लैम्डा टी। कोई भी टर्म आपको यूज करता नजर आए, रेट, एक्टिविटी, इंटेंसिटी, सबको इसी तर्ज पे रखते चले जाना है, उसमें कोई नई अनोखी बात नहीं होती है। तो अब यहाँ पे देखा है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है इंटेंसिटी, तो हम ये उसी रिलेशन को बस इंटेंसिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और क्या लिख दें बच्चों
कि I बराबर I नॉट ई पर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो जब 9 साल बीत गए, डाटा दे कह रहा है कि आफ्टर 9 years द इंटेंसिटी बिकम 1/3, यानी ये जो चीज है इसकी 1/3 हो जाती है कब, जब टाइम हो जाता है 9 years, तो यहाँ टी रख दो 9, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ये इसको और सॉल्व कर दो, आई नॉट कट गया, ई पर माइनस 9 लैम्डा इज 1/3, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। फिर कह रहा है कि आफ्टर 9 years मोर, 9 साल और बीतेंगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो फिर हम लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट ई पर माइनस लैम्डा टी। 9 साल और बीत गए, तो स्टार्टिंग से बच्चों को काउंट करेंगे 9 और 9 साल कितने हो गए, 18 साल, तो लिख दिया हमने 18, ठीक है। अब ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। क्या करें, जहां पे 9 लैम्डा लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट ई पर माइनस 9 लैम्डा का होल स्क्वायर, और जहां बच्चों ये पूरा होल स्क्वायर लिखा हुआ आपने, तो इस पूरी चीज को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, 1/3, तो इसको यहां रिप्लेस कर दो, ई पर माइनस लैम्डा 9 लैम्डा को वी कैन राइट 1/3, और इसका क्या हुआ होल स्क्वायर, तो अपना रिजल्ट आ गया I नॉट इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, सो द इंटेंसिटी आफ्टर 9 more years विल बिकम I नॉट बाय 9। कोई ऑप्शन है, हाँ है, चौथा ऑप्शन सही हो गया। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 140 days, आफ्टर हाउ मच टाइम 15 ग्राम डिके फ्रॉम 16 ग्राम सैंपल। 16 ग्राम में से 15 ग्राम डिके होने में कितना टाइम लगेगा, और ऑप्शन आपको दिए गए। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि हमें मालूम है कि n बराबर n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी में जो n होता है वो डिकेड जो खत्म हो चुका है वो होता है, या जो बच गया है, तो मालूम है जो बच गया, जो रह गया है वो n है, और जो इनिशियल था वो n नॉट था। तो अगर हमारा 15 ग्राम डिके हो गया 16 में से, तो बचा कितना, 15 चला गया, कितना बचा 1, तो n लिख देंगे हम 1, n नॉट कितना बच्चों 16 ई पावर माइनस लैम्डा टी। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/16 इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी, इसको पॉजिटिव करें तो ऊपर आ जाएगा, तो बच्चों बन जाएगा ये 16 ई की पावर प्लस लैम्डा टी, पावर ऊपर नीचे हो जाएगी। अब अगर हम इसको कहते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ले लीजिए, तो बन जाएगा रिजल्ट लैम्डा टी इक्वल टू लॉग बेस ई इंटू 16, और आपको मालूम है 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो लॉग बेस ई जहां पे लिखा है ये एलएम लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग लिख सकते थे, 2 की पावर 4 को आगे लिखेंगे लॉग रूल के हिसाब से, तो लैम्डा टी बच्चों बन जाएगा 4 लॉग बेस ई 2। नाउ व्हाट इज लैम्डा, तो बच्चों मालूम है लैम्डा को लिख सकते थे हम लॉग बेस ई 2 अपॉन टी हाफ, यानी लिखते थे 0.693 अपॉन टी हाफ लिखते थे, याद है, ये हमने लास्ट वीडियो से पढ़ा हुआ है, इनटू स्मॉल टी इक्वल टू क्या लिखा बच्चों 4 लॉग बेस ई 2, तो लॉग 2 कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू हमारा टाइम आ रहा बच्चों कितना 4 इंटू टी हाफ, 4 इंटू टी हाफ, और टी हाफ हमें दिया गया बच्चों कितना 140 दिन, इसका मतलब जो टाइम लगेगा वो लगेगा 4 इंटू 140, यानी इसका रिजल्ट आएगा 560 डेज, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 560 डेज, सही है, ठीक। अब इसको हम देखते एक तरीके से और देख सकते थे, एक और तरीका देख लो, जो मतलब जरूरी नहीं कि हर जगह लग ही जाएगा, कि क्या बचा बच्चों 1 ग्राम बचा, तो देखें 16 ग्राम था, 16 का आधा हो गया, देखिए दूसरा तरीका, 16 का आधा हो गया 8 का आधा हो गया 4 का आधा हो गया 2 का आधा हो गया 1, तो अपने अमाउंट का आधा होने के टाइम क्या कहते हैं बच्चों हाफ लाइफ, तो इसमें एक हाफ लाइफ, इसमें दूसरी हाफ लाइफ, इसमें तीसरी हाफ लाइफ, इसमें चौथी हाफ लाइफ, यानी टोटल हाफ लाइफ कितनी हो गई, 4 हाफ लाइफ लगी। 4 हाफ लाइफ के बाद चीज 16 से क्या हो गई 1, तो 4 हाफ लाइफ लगी, तो टाइम कितना लगा 4 इंटू हाफ लाइफ, यानी फिर से आंसर कितना जाएगा 560 डेज। ऐसे भी हम कर सकते थे, पर ये जरूरी नहीं हर बार लग जाए, यहाँ लग गया तो ये तरीका हम याद रखेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन द ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाय x a z a minus 2 z minus 2 वगैरह, इसमें पूछ रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ एमिशन है वो क्या है, तो ऑर्डर्स हमें ऑप्शन दिए अल्फा बीटा गामा वगैरह वगैरह। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखिए बच्चों, पहले a में से 4 घटा और z में 2 घटा, जाहिर से अल्फा निकला। अब अगर अल्फा निकला हुआ है तो जाहिर सी बात है या तो ये आंसर सही है या चौथा आंसर सही है। तो इसको और कंफर्म करने के लिए हम देखें कि उसके बाद क्या हुआ कि a-4 को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन z-1 हो गया। ये कब होता था बच्चों, जब
क्या निकलता था, बीटा निकलता था, नेगेटिव बीटा। इसका मतलब सीक्वेंस बीटा, जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन करेक्ट है, बस इतनी सी बात है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट, द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ, फिर वैसे ही क्वेश्चन है सेम, सीक्वेंस पूछा जा रहा है। तो एक्स ए जेड, पहला आया z+1, तो जाहिर सी बात है z+1 किसमें होता था, बीटा में। तो बीटा बीटा करके कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है, चौथा लिखा हुआ है। फिर देखें कि a-4 का मतलब है कि इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो बीटा अल्फा का सीक्वेंस कौन सा, बी, ये है नहीं, इसका तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देख के तुरंत बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में सीक्वेंस देके ये पूछ रहा है कि इसमें अल्फा और बीटा पार्टिकल कितने एमिट हुए हैं, ए से बी बनने में 164 में कितने अल्फा कितने बीटा एमिट हुए हैं। तो सिंपल सी बात है कि बच्चों अल्फा निकलेगा तो मास नंबर चेंज होना ही होना है, अल्फा निकलने से। बीटा निकलेगा तो मास नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन बीटा निकलने से क्या होता है बच्चों, जेड चेंज हो जाता है। तो हम क्या करें, पहले इन दोनों का डिफरेंस कर लें। 196 और 164 का डिफरेंस करा आपने, तो आपको मिल गया 32। और इसमें चेंज तभी हुआ होगा बच्चों जब अल्फा पार्टिकल निकला होगा। तो अगर 32 अल्फा पार्टिकल निकले तो एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर 4 से कम हो जाता है। तो 32 के कम होने से कितने अल्फा पार्टिकल निकले, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से 4 का चेंज आता है। तो 32 में कितना आएगा, तो बच्चों 8 अल्फा पार्टिकल निकले, ये पक्का हो गया। अब 8 के ऑप्शन कितने दिए गए, 1 और 2 ऑप्शन दिए गए, तो इसलिए हमें बीटा भी निकालना पड़ेगा। तो बच्चों देखें कि अगर हम इसको कंपेयर करें 88 और ये आपका 88 नहीं था, सॉरी, दिस वाज 78, सॉरी 78। तो 88-78 का डिफरेंस आप करेंगे तो बच्चों आपको दिखेगा 88-78 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो एक बात लॉजिकल ये है कि अगर 8 अल्फा पार्टिकल निकले होते तो z जो होता है 2 से चेंज होता 1 के लिए, तो 8 के लिए कितने का चेंज होता, 16 के लिए, 16 से चेंज हो जाता। 8 अल्फा पार्टिकल की वजह से z कितना चेंज होता बच्चों, 16 से कम हो जाता। लेकिन कम कितना हो रहा है, 10। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है तो z में 1 जुड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 16 का लॉस z में होना चाहिए था, लेकिन लॉस कितने का हुआ, 10 का। इसका मतलब ये हुआ है कि उसमें कुछ ना कुछ 6 क्या हो गए, ऐड हो गए, 6 ऐड हो गए। 6 ऐड किसने करवाए होंगे, जब 6 बीटा निकले होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 हो गए अल्फा और 6 हो गए हमारे बीटा। तो कोई ऑप्शन है ऐसा, तो कह देंगे सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि होना चाहिए था 16, लेकिन डिफरेंस कितना हुआ, 10, यानी 6 उसमें ऐड हो गए। 6 ऐड किसने करवाए, जेड में ऐड किसके, तो बीटा क्लास से। तो 6 बीटा और 8 अल्फा पार्टिकल। तो जो देखें नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2018 में। If radioactive material has half life 10 minutes, if initially there are 600 number of nuclei, the time taken by for the disintegration 450 nuclei। तो बच्चों ये थोड़ा कंफ्यूजन में ध्यान रखा करो, 450 को डिसइंटीग्रेट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अगर 450 डिसइंटीग्रेट हो गए 600 में से 450 चले गए, तो बचे कितने, 150। और हमारे पास जो रिलेशन बच्चों n बराबर n0 माइनस लैम्डा टी, उसमें यहां लिखा होता है रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो लिखा 150। कितना था बच्चों, 600 माइनस लैम्डा टी। हमें ये टाइम बताना है जब 150 रह गए हैं या 450 घट गए हैं। तो हमने देखा ये लिखा हुआ बच्चों 1/4, 15 चौको 60, 15 4 कैंसिल, लिखा हुआ है 1/4 बराबर e का माइनस लैम्डा टी। जिसको लिखना चाहे उसको प्लस करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, यानी e का प्लस लैम्डा टी इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4। टेकिंग लॉग लेते हैं तो लैम्डा टी इज इक्वल टू लॉग बेस e 4 हो जाता है, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 लॉग बेस e 2 लिखा हुआ लैम्डा टी। अच्छा, लैम्डा में रिलेशन याद है, लैम्डा क्या बच्चों, लैम्डा डिके कांस्टेंट जो होता था लॉग बेस e 2 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू लिखा हुआ 2 लॉग बेस e 2। तो जाहिर सी बात है क्या लिखेंगे, ये कैन इनटू स्मॉल टी, तो ये लॉग 2 कट गया, तो t बराबर आया 2 टाइम्स ऑफ t हाफ। तो t हाफ का रिजल्ट क्या है बच्चों, रिजल्ट 10 मिनट है, 10 का डबल कितना हो गया, 20 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। कोई ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोएक्टिव एलिमेंट A has decay constant 8 lambda, material B has decay constant lambda. If initially they have same number of nuclei, find the time after which the ratio of nuclei of A to B is 1/E। और ये बच्चों क्वेश्चन है आपका नीट
2017 का। इसको देखें, इसमें बोला कि इनिशियल दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, दोनों एन नॉट सेम है। तो आफ्टर सम टाइम अगर हम ऐसे लिखते हैं कि इनिशियल नंबर सेम था, एक क्या लिखेंगे इक्वल -8 लैम्डा टी, क्योंकि इसका डिके 8 दिया हुआ है। एन भी बच्चों क्या कितना हो जाएगा, तो उसका भी एन नॉट इक्वल माइनस लैम्डा टी ये दिया हुआ है। इन दोनों का रेशियो कर दो तो एन नॉट कट जाएगा, तो कह रहा है Na अपॉन एन बी इज इक्वल टू 8 e की पावर -8 लैम्डा टी अपॉन में ऊपर आएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा लैम्डा टी। तो Na अपॉन एन बी कह रहा है 1 अपॉन ई, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों क्या 1 अपॉन ई को लिख सकते हैं e की पावर -1 इज इक्वल टू e की पावर -7, 8 और 1 7 लैम्डा टी। तो बच्चों यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि 7 लैम्डा टी इक्वल टू 1, तो 7 लैम्डा टी इक्वल टू अगर 1 है बच्चों तो टी इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 7 लैम्डा इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन बच्चों, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखें, ये 2000 2014 का क्वेश्चन आई थिंक। इसमें दिया हुआ है रेडियो एक्टिव एसिड ऑफ X has half life 20 years, it decays to another element Y which is stable. If in a sample of rock ratio X and Y is found to be a radioactive और stable का रेशियो जो आया वो 1:7 आया। What is the age of the rock? Age of the rock बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में तुम देखोगे सोल्यूशन काफी सारे तरीके से दिए रहते हैं, तुम्हें बस करना क्या, एक बात तुमको छोटी से बता दें, याद कर लो, तुम्हारा आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। देखो जब भी तुम्हें एक्स और वाई जो अनस्टेबल है रेडियो एक्टिव टू द स्टेबल का रेशियो जो भी दिया जाए 1:7 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे n अपॉन n नॉट रेशियो को इसके बराबर कर देंगे, 1/7 ही लिखेंगे। बस क्या करना है 7 में एक जोड़ देना है, जैसे 7 में एक जोड़ोगे हमेशा +1 कर देना, कितना रहेगा बच्चों 1/8, तो 1/8 मतलब होता है 2 की पावर 3, तो n इज इक्वल बच्चों क्या आ गया n नॉट इंटू 2 की पावर 3, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब ये शो कर रहा है बच्चों क्या, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी हुई बच्चों 3, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स अगर 3 है तो हमें समझ जाए यहां से कि 3 हाफ लाइफ मतलब क्या हुआ कि जब एक हाफ लाइफ 20 साल की, टोटल टाइम कितना लगा होगा 3 इंटू एक हाफ लाइफ 20 मिनट की, कितना 20 साल की है, तो टोटल कितना बच्चों 60 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। तो एज ऑफ द रॉक्स इज 60 इयर्स। तो बच्चों उसी को थोड़ा और पक्का करने के लिए क्वेश्चन ऐसे देख लो, अगर मान लो एक्स वाई का रेशियो 1:15 दिया जाता और एज पूछी जाती, तो फिर आप क्या करते कि एक्स वाई का रेशियो 1:15 है, तो बच्चों n अपॉन n नॉट रेशियो आप क्या लोगे 1/50 में जोड़ दो, एक क्या हो जाएगा 16, 16 का मतलब क्या होगा बच्चों 2 की पावर 4, 4 मतलब 4 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ 10 साल की है तो 4 हाफ लाइफ मतलब कितना हो जाता 40 साल, ये आपका आंसर आ जाता। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जो भी एक्स वाई का रेशियो दिया जाए तो जो वाई वाले रेशियोज में एक जोड़ दो और उसको हाफ लाइफ में कन्वर्ट कर लो। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन था हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज 50 days. The time interval between interval T2 minus T1 between the time T2 when 2/3 of it has decayed, 2/3 decay हो गया है उसमें टाइम T2 लगा है, and time T1 when 1/3 of it has decayed, यानी 1/3 decay हो गया 2/3 बचा है, का इंटरवल कितना है। नीट 2012 मेंस का क्वेश्चन है, तो आंसर है ऑप्शन है 30, 50 एंड 60, 15 days। तो हाउ टू सॉल्व दिस, तो देखो बच्चों इस पे जो क्वेश्चन कह रहा है उसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, लैंग्वेज को, ऑप्शन हम हटा दे रहे हैं तो जगह बनाने के लिए। देखें कि जब कह रहा है कि T2 when 2/3 is decayed, 2/3 जब डिके करके बच्चों तो रिमेनिंग कितना है 1/3, इसमें टाइम जो लग रहा है वो T2 लग रहा है, और जो कह रहा है कि 1/3 है डिकेड, 1/3 अगर डिके कर गया तो बचा कितना है 2/3, इसमें टाइम कितना लग रहा है T1, तो आपको T2 और T1 का ये इंटरवल बताना था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिमेनिंग इज 2/3, यहाँ पे नंबर न्यूक्लियर रिमेनिंग इज 1/3। इनिशियल नंबर हम मान लेते हैं n0, इसको कहते हैं n1, इसे कहते हैं n2। तो बच्चों n1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, n1 लिखेंगे हम n0 e का माइनस लैम्डा t1, n2 बच्चों हम क्या लिखेंगे, n2 लिखेंगे n0 e का माइनस लैम्डा t2। अब n1 और n2 में तुम्हें मालूम है n1 क्या चीज है 2/3 ऑफ n0, n2 क्या है 1/3 ऑफ n0। तो रिजल्ट हमारे पास जो बन रहा है वो ये दिखाई पड़ रहा है कि जहां पे n1 लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे 2/3 ऑफ n0 इज इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा t1। n2 में क्या लिखेंगे बच्चों, n2 में लिखेंगे n0/3 इज इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा t2। तो हमें यहां से साफ साफ रिलेशन दिखाई पड़ने लगी
कि इनका रेशियो करते हैं अगर हम, तो लिखा हुआ 2/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ इक्वल माइनस लैम्डा T1 अपॉन इक्वल माइनस लैम्डा T2। तो 3 बच्चों कैंसिल हो गया, लिखा हुआ है 2 इज इक्वल टू, ऊपर चला गया e की पावर लैम्डा T2 माइनस T1, लैम्डा कॉमन निकाल लो, और हमें डेल्टा T चाहिए था। दोनों तरफ लॉग ले लिया बच्चों, तो लिखा हुआ लॉग बेस E2, लॉग बेस E2 इज इक्वल टू लैम्डा T2 माइनस T1, और हमें ये इंटरवल बताना है। और बच्चों लैम्डा का रिजल्ट आपको मालूम है क्या होता है, लॉग बेस E2, लैम्डा होता है लॉग बेस E2 अपॉन T हाफ इनटू क्या लिखा है डेल्टा T या T2 माइनस T1। तो सिंपली यहां से रिजल्ट दिख रहा है कि ये और ये कैंसिल हो गया, तो T2 माइनस T1 जो हमारा इंटरवल है वो T हाफ के बराबर है, और T हाफ बच्चों हमारे पास कितना है 50 डेज। तो हमारा आंसर क्या हो गया 50 डेज। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन अगेन द सेम रिलेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, देखो बच्चों एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी आपका नीट 2012 का है, मेंस का। Question says a mixture consists of two radioactive materials A1 and A2 with half lives 20 second 10 second respectively. A1 का 20 है, A2 का 10 second है। Initially the mixture has 40 gram and A2 has 160 gram. The amount of 2 in the mixture will become equal after a time of, ऑप्शन दिए गए हैं, तो कितने टाइम के बाद दोनों का फाइनल जो अमाउंट है इक्वल हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया। तो हमें मालूम बच्चों कि n बराबर n1 बराबर भी n हो जाए, इसका इनिशियल था n01 माइनस लैम्डा 1t, क्योंकि जब इक्वल टाइम तो एक ही हो रहा होगा उस समय। ये a के लिए हो गया। b के लिए हम क्या लिखेंगे n02 e पावर माइनस लैम्डा 2t, ऐसे लिख देंगे। अब हमें टाइम बताना है, दोनों की हाफ लाइफ अलग अलग दी गई है। a1 की दी गई है हमें 20 सेकेंड्स, इसकी दी गई हमें 10 सेकेंड्स। अब देखें बच्चों, जब ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो इनको इक्वेट कर दो, n01 e पावर माइनस लैम्डा 1t इक्वल टू n02 e पावर माइनस लैम्डा 2t। पहले वाले के पास जो मटेरियल था वो 40 ग्राम था, टोटल मास 40 ग्राम था, e पावर माइनस लैम्डा 1t इज इक्वल टू इसके पास 160 था, e पावर माइनस लैम्डा 2t। नाउ सॉल्विंग इट, रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा, बस लैम्डा को लास्ट में यूज करेंगे टी हाफ के टर्म्स में। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, क्या लिखा हुआ है e पावर माइनस लैम्डा 1t इज इक्वल टू 4 4 16 4 e पावर माइनस लैम्डा 2t। नाउ 4 को यही लिखा देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं e पावर माइनस लैम्डा 1t, और नीचे आ गए e पावर माइनस लैम्डा 2t दैट इज इक्वल टू 4, इसको ऊपर ले गए तो रिजल्ट हमारा बन जाता है बच्चों e पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और कॉमन क्या निकल गया t, ये ऊपर आके प्लस हो गया। इधर लिखा बच्चों 4 का मतलब 2 की पावर 2। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तो लॉग ले लिया आपने, तो क्या लिखा बच्चों लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1t इज इक्वल टू लॉग बेस E2। लॉग लोग इसका तो 2 आगे आ जाएगा और लॉग बेस 2 हो जाएगा। अच्छा, हमें मालूम है कि इसका डीके कांस्टेंट में लॉग 2/t हाफ लिखा होगा, तो अगर हम इसमें दोनों कॉमन निकालें, इसका लिखा होगा t हाफ 1 माइनस t हाफ 2 इंटू स्मॉल t इक्वल टू लॉग बेस E2। ये दोनों कैंसिल हो गए, और T1 हमें बच्चों मालूम है कि क्या क्या टाइम दिया गया था 10 सेकंड और 20 सेकंड, तो लिखा हुआ है 1/10 माइनस 1/20 इंटू t इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा है 1/20, तो t/20 इज इक्वल टू 2 लिखा है बच्चों, तो t बराबर कितना हो गया 40 सेकेंड्स। तो दिस इज द आंसर, आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसका ये जो एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स आप करेंगे इस पर, तो हमने ये एक न्यूक्लियर फिजिक्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अब बच्चों आता है इसके अंदर मॉडर्न के अंदर सिर्फ बचा हुआ है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड लॉजिक गेट्स। तो सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट को के वीडियोस की वजह मैं आपको कोशिश करूंगा ऑनलाइन पढ़ाऊं। तो ऑनलाइन जब से क्लास स्टार्ट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आप तब तक क्या करेंगे, इस नंबर पे जो लोग ऑनलाइन आगे के टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लॉजिक गेट्स को, वो इस नंबर पे 92 36 18 25 34 पे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और कोचिंग अगर आप पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़े हुए हैं तो उसकी आईडी आप भेज सकते हैं, नहीं पढ़े तो भी आप भेज सकते हैं। तो इसके ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट करूँ अगले टॉपिक के, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों वो ऑप्टिक्स का वीडियो आएंगे। रे ऑप्टिक्स के कुछ टॉपिक हैं वो आएंगे और वे ऑप्टिक्स के कुछ टॉपिक्स आएंगे। सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स को बच्चों मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, उसका टाइम डेट वगैरह मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा।
तो आप मुझे इस पे SMS कर दें, दोज हु आर इंटरेस्टेड। ठीक है, तो दिस इज केडी सिंह साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। सी यू ऑनलाइन, तब तक बाय बाय।